हेलो बच्चों, हम इस चैनल पर स्टडी विद एसके के साथ कक्षा 10 विषय गणित को पढ़ेंगे जो नए सिलेबस के अनुसार होगा। यह परीक्षा 2024 के लिए उपयोगी है। एनसीईआरटी ने सभी बोर्ड सिलेबस में 30% की कमी कर दी है। विशेषतः ये आरबीएससी के लिए है। बाकी बोर्ड में यदि इसी अनुसार कटौती की गई है, इन्हीं टॉपिक्स को यदि काटा गया है तो उनके लिए भी उपयोगी है। राजस्थान बोर्ड के हिसाब से जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो 1.1 है, जिसके अंदर सवाल नंबर फर्स्ट है वो है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना। इससे पहले इसमें यूक्लिड चलता था, यूक्लिड को इस बार हटा दिया गया है। तो हम सारा का सारा कोर्स जो 2024 की परीक्षा है उसके अंदर जो आएगा उसको कवर करेंगे। ये आपके लिए फ्री रहेगा, इस चैनल पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इसके अंदर जो पहला सवाल दिया गया है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना। बच्चों, आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड करवाया गया है तो हमें अभाज्य संख्याओं का ही उसमें भाग देना पड़ेगा। और हमें पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 2, उसके बाद बात करें तो 3, उसके बाद बात करें तो 5, उसके बाद बात करें तो 7, इस तरह उसके बाद बात करें तो 11। इस तरह लगातार चलते रहेंगे तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमें इन संख्याओं में 140 है, इसके अंदर 2 का भाग दे के देखना है। 2 का नहीं जाता है तो 3 का, 3 का नहीं जाता है तो 5 का, 5 का नहीं जाता है तो 7 का। यानी कि इनके बीच की जो संख्या है 4 है, 6 है, उनका भाग नहीं देंगे क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं। अब हमें कुछ भाजकता जो भाजकता के विभाज्यता के जो नियम है वो भी पता होना चाहिए। जैसे 2 की विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के इकाई के अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। इसी तरह 3 की भी विभाज्यता का नियम है। यदि उन संख्याओं के अंकों को जोड़े, जैसे 140 है, 140 के अंकों को जोड़ें तो 4 1 5 प्लस 0 5 बनता है। और जो नई संख्या 5 आई, उस 5 में यदि 3 से का भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 140 है, वो भी 3 से विभाजित हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो 5 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 140 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 की विभाजकता की बात करें तो 5 में सिर्फ ये छोटा सा नियम होता है कि इकाई के अंक को देख लेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो उसके संख्या के अंदर भी 5 का भाग चला जाएगा। अब यहाँ की बात करें हम तो यहाँ क्या हो रहा है कि 140 है, 140 में जब अपन 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा। अपन इसी क्रम के हिसाब से भाग देंगे 2 3 5 7 11। अगर इस क्रम को तोड़ भी देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप पहले इसमें 5 का भाग दे देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है यदि इसमें 7 का जा रहा है तो 7 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इसमें 4 का दें वो नहीं कर सकते। आप इसमें 6 का भाग दें, इसमें 8 का भाग दें, वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याएं ही लेनी है। तो सबसे पहले हमें पता है 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का जब 140 में भाग देंगे तो हमें पता है किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो वो उससे आधी रह जाती है। 140 का भाग में 2 का भाग देंगे तो 70 रह जाएगी, सीधी सी बात है। यदि भाग देने की प्रक्रिया पता है कि 2 7 14, 0 का 0 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, फिर इसमें 35 आ जाएगी। फिर क्योंकि ये 35 आ गई, इसकी इकाई का अंक 5 है तो हमें पता है 5 का भाग चला जाएगा। क्योंकि अपन 3 की भी यदि अगर पहचान करना चाहें तो हम देखेंगे अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 3 से 8 बन रही है। 8 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम 5 का भाग देंगे, 5 7 35, फिर 7 आ गया। 7 में अपन क्या नाम है 7 का ही भाग जाएगा, तो 7 एकम 7 हो गया। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम यहाँ ये तक भी लिख देते हैं तो हमारा सही है। यदि अपन इसको घात के रूप में लिखें, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 बार आया तो अपन उसके लगा देंगे 2 के ऊपर 2 घात, गुणा में 5 गुणा में 7। तो इस तरीके से ये अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो कार्य अपन ने किया है ये आप करना चाहें तो भी ठीक है, वरना ये रफ कार्य है। सिर्फ एग्जामिनर को ये दोनों ही, या तो ये वाला या ये वाला, दोनों में से अगर एक है तो इसमें नंबर दे दिए जाते हैं। यदि बहुत एक्यूरेट तरीके से करने चाहते हो तो इन दोनों को कर दो।
इसके बाद जो आगे का जो सवाल है वो सवाल है 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 156 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले क्योंकि इसका इकाई का अंक हमने बताया आपको कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसके इकाई यहाँ पर इकाई का अंक 6 है तो इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसलिए अपन 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देते हैं तो 1 में नहीं जाता, 1 और 5 को इकट्ठा कर लेते हैं तो 15 हो गया। 15 के लिए 2 का भाग देंगे, 2 साते 14, 1 बच जाएगा। 1 के पास 6 उतारेंगे। ये भाग की प्रक्रिया है जिसे हम मौखिक कर रहे हैं। ये यही भाग की प्रक्रिया है जिसे हम मौखिक तरीके से कर रहे हैं। 2, 2 साते 14 और ये 1 बच गया, 1 के पास 6 उतार लिया, इस तरह 16 बन गया। इसी प्रक्रिया को अपन मौखिक कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 8 16 तो ये 78 आ गया। वैसे मैंने बताया था कि किसी संख्या का आधा कर दो अगर 2 का भाग दे रहे हैं तो। फिर अपन 2 का भाग चला जाएगा, फिर उसका आधा करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। अब हमें पता है 39 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब हम देखेंगे 3 का। 3 के लिए अपन ने बताया था कि अंकों को जोड़ लो। 9 और 3 के अंकों को जोड़ेंगे तो 12 आता है। 12 में 3 का भाग चला जाता है तो 39 में भी 3 का भाग चला जाएगा। और ये 3 का भाग देंगे तो अगर किसी बच्चे को सीधा नहीं दे देना आता है तो इस तरह से किसी भी संख्या में दे सकता है वो भाग। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 बार हो गया। फिर 13 क्योंकि खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। और ये अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणा 2, 2 2 बार है। फिर 3 गुणा 13। अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो हमें पता है कि 2 2 बार है तो 2 की घात 2 हो जाएगा और फिर 3 आ जाएगा गुणा में 13। तो ये राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इससे आगे के सवाल की बात करें हम तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये है 3825। अब इसके अंदर हम देखेंगे इसका इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का भी भाग जा सकता है। लेकिन अपन देख लेते हैं क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देख लेते हैं क्योंकि 2 के बाद 3 का नंबर आता है। यदि आप 5 का दे देते हो पहले तो उससे कोई सवाल गलत नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 3 में 1 बार गया कि जिस बच्चे को नहीं आता है वो अपनी क्या नाम है इस प्रक्रिया कर सकता है, इस तरह से भाग दे सकता है 3825 लिख के और इस तरह से उसमें 3 का भाग दे सकता है। क्योंकि इसके अंकों का योग यदि अपन करते हैं तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18 आया और 18 में 3 का भाग जा सकता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो ये 3 की भाजकता का नियम है जो कई बार आपको मैं बता चुका हूँ तो अब आपके याद हो जाना चाहिए। अब 3 का भाग इसमें देते हैं, 3 का भाग 1 बार, 8 में 2 बार गया और 2 ही शेष बच गया। अब 2 के पास ये 2 उतारेंगे तो 2 उतारने पर 22 हो गया, 7 बार उसका भाग जाएगा। 21 आया, 21 में 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 5 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब फिर देखेंगे इसी तरह अंकों को जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 12 2 14 15 आएगी। 15 में 3 का भाग चला जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बच गया, 1 5 15, 3 पंजे 15, 425 आ जाएगा। अब फिर इसमें देखते हैं कि अंकों को जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 4 11 होता है। 11 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है तो इसमें हमें पता है 5 का भाग तो जाए ही जाएगा। तो 5 का भाग देंगे तो 4 में नहीं जाएगा, 4 और 2 को दोनों को जॉइंट कर लेंगे, 42 हो जाएगा। 42 में 5 का भाग 8 बार जाएगा, 40 आएगा। 42 में से 40 को घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 के पास ये 5 उतारेंगे, 25 बन जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 85 आ जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, 17 बार जाएगा। फिर 17 चूँकि एक अभाज्य संख्या है तो 17 का इसमें एक बार ही भाग जाएगा और ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। क्योंकि 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 लग जाएगी और 5 भी 2 बार आया तो 5 की घात 2 लग जाएगी और 17। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आगे की बात करें तो 5005 इसमें जब देखते हैं तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें अंकों को जोड़ते 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब आगे देखते हैं तो हम क्या नाम इसमें 3 के लिए भी अगर देखें तो 5 और 5 10 इनके अंकों का योग आता है। तो 10 3 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 5 की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखना, इसके अंदर 5 का इसमें 5 एक बार जाएगा, 2 0 ये 0 उतारेंगे तो नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे,
फिर नहीं जाएगा तो टूटे भाग की 2 बार सुपर 0 लग जाएगा और फिर 5 एकम 5 आ जाएगा। वैसे भी यदि कोई दिक्कत हो तो इस संख्या को इस 5 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करके देख लो आप, ये वापस यही संख्या आ जानी चाहिए। तो वो आ रही है तो इसका मतलब हमारा सही है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता। उसके बाद अपन 7 को जब ट्राई करते हैं तो 7 में जब देखते हैं तो 10 में जाएगा एक बार, 3 बच जाएगा, 3 के पास 0 उतार लेंगे तो 30 बन गया, 7 चौक 28 आ गया। 28 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो 2 बचेगा, 2 के पास 1 उतार लेंगे, 1 21 हो गया। अब 7 किया 21 हो गया। अब इसके अंदर 7 के बाद अपन जब ट्राई करते हैं 2 3 4 2 3 5 7 की, तो उसका भाग नहीं जाता है तो 11 का जाता है, 13 आ जाता है और फिर 13 का ही जाता है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये इम्पोर्टेंट सवाल आप मान सकते हो, थोड़ा सा छोटे 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कई बार, क्योंकि बच्चे यहाँ 0 0 के अंदर अटक जाते हैं, इसलिए यहाँ पर गलती करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और चूँकि इसके अंदर इजीली 2 और 3 का भाग नहीं जा रहा है, 7 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, 13 का जा रहा है, तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद यदि अपन बात करें अगले सवाल की बात करें तो उसके अंदर अपन देखते हैं 7429। तो इसके अंदर बच्चों जब अपन देखते हैं तो न 2 का जाता है न 3 का जाता है। 3 की भी विभाजकता का नियम लगाते हैं, 5 का लगाते हैं, 7 का लगाते हैं, 11 का लगाते हैं, 13 का लगाते हैं। 13 के बाद अपन सीधा 17 का जब इसमें भाग देते हैं तो 17 का भाग इसके अंदर जाता है। फिर 17 का भाग अपन दे सकते हैं क्योंकि भाग की प्रक्रिया अपन ने कई बार देख चुके हैं। फिर इसके अंदर फिर अपन देखते हैं तो 19 का जाता है, फिर इसके अंदर 23 बच जाता है, 23 का जाता है। तो ये इस तरह का सवाल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि बच्चों के इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया हो जाती है तो थोड़ा सा अटकते हैं, तो नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान रखें, जब इन की प्रैक्टिस बार बार कर लेते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर 17 का भाग जाएगा, इसमें 19 जाएगा, ये थोड़ा अपने दिमाग में आ जाता है। तो अपन ज़्यादा फिर जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे दिमाग में बात आ जाएगी। आगे के सवाल की बात करें तो ये दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो बच्चों एचसीएफ और एलसीएम जब हम निकालते हैं तो इसके लिए हमें संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं जो अभी अपन ने सीखे हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम उनका एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ जो है वो होते क्या हैं इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा वीडियो के अंत में। लेकिन ये हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन संख्याओं का एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर होता है। या 2 संख्याओं का गुणनफल कब आता है, जब उन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो गुणा में हो तो ही तो उनका गुणनफल आता है। इसलिए अपन उनको ये भी लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। यहाँ दोनों को गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका एक जो मान बढ़ जाता है। जैसे मान लो 5 और 7 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पहली संख्या 5 होगी, यहाँ 7 होगी, लेकिन यहाँ इकट्ठा 5 और 7 का गुणा 35 हुआ तो यहाँ मान 35 आ जाता है। भाई इतना अंतर है। और यहाँ यदि उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को भी आपस में गुणा कर दे तो उनका मान आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ये हमें जांच करनी है। तो जैसे अब इसमें 26 और 91 इनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर हमें इस फॉर्मूले के आधार पर इनकी जांच करनी है। तो हमने यहाँ 26 के ये जो कार्य करेंगे अपन, ये रफ का काम है। ये 26 के अभाज्य गुणनखंड की 2 का भाग दिया, 13 बार गया, 13 एकम 13 गया, तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आगे 2 गुना 13। इसी तरह अपन 91 के करेंगे, 91 के करेंगे तो ये 7 गुना में 13 आ जाएगा। अब एचसीएफ जो निकाला जाता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और बच्चों इनमें अंतर क्या होता है
जैसे HCF की बात करें तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। यानी कि 13 से बड़ी वो कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित करे। ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इस संख्या का भाग इसमें चला जाता है। HCF जो होता है उसके विपरीत जस्ट LCM होता है। LCM की बात करें तो ये LCM जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या है, क्योंकि क्या नाम है LCM है, लघुत्तम समापड़ता है, लघु का मतलब छोटा, तो वह छोटी से छोटी संख्या है। इसमें उल्टा हो जाता है, जिसका यानी 182 इसका LCM आया तो इन संख्याओं का 182 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या और आपको मिलेंगी जिसके अंदर 26 का भी भाग चला जाएगा, 91 का भी भाग चला जाएगा, लेकिन इससे छोटी कोई संख्या नहीं मिलेगी 182 से जिसमें 26 और 91 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो उल्टी बात होगी, यहाँ तो 13 का भाग इनमें जाता है, यहाँ इनका भाग इसमें जाता है। तो ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित है। HCF में यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करती है। तो जब HCF निकालेंगे तो नाम तो बड़ा है, लेकिन हम सबसे कम बार वाली संख्या को लेंगे। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें 2 एक बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं आया है, तो इसमें HCF के लिए 2 को नहीं लेंगे। 13 इसमें एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया, दोनों समान बार आया तो 13 आ गया। बस इसमें अपन एक लाइन को पकड़ लेंगे, दूसरी को देखने की आवश्यकता नहीं होती HCF के अंदर। तो आगे इसको और सवाल आएंगे, उसमें अपन और ढंग से इसको क्या नाम है हमारी क्लियर हो जाएगा। LCM की बात करें तो LCM को नाम तो छोटा है, उत्तर हमारा HCF से बड़ा आता है लगभग। तो इसके अंदर देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं आया है, तो इसमें ज़्यादा वाला लेना पड़ता है, तो इसमें एक बार आया है। इसमें 13 एक बार तो एक बार ले लिया, इसमें 7 एक बार ले लिया अपन ने। यानी कि इस LCM के लिए अपने को सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेना पड़ेगा, और जो ज़्यादा बार है तो ज़्यादा संख्या में लेना पड़ेगा। अब इन सभी का जब गुणा करते हैं, 2 का 7 का 14 आ जाता है। अब 14 का गुणा फिर अपने को 13 से करना पड़ता है, तो जो संख्या आती है वो 182 आती है। अब हमें जांच करनी है, तो जांच के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखवा ही दिया था कि भाई पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में LCM। तो पहली संख्या हमारी 26 है, दूसरी संख्या 91 है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। सीधे से रूप में यदि आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा करके फिर यही आता। इधर अपन देखेंगे HCF 13 आया, LCM 182 आया। जब दोनों को गुणा करते हैं तो ये संख्या आती है, और दोनों संख्याएं बराबर हैं, यानी कि LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं। इसका मतलब इसकी जांच होगी, ये दोनों बराबर आ गया तो हमारा उत्तर सही है। हमने जो HCF और LCM निकाले हैं वो सही निकाले हैं। ये उत्तर की जाँच करने का तरीका है। अब और सवाल देखेंगे, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमारे कि HCF और LCM क्या है। यहाँ बच्चों अपन देखते हैं 510 और 92 का हमें वही प्रक्रिया करनी है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड अपन कर लेंगे। अभी हम अभाज्य गुणनखंड करना अपन ने सीखे हैं। 2 का भाग देंगे, उसका आधा हो जाएगा, 255 बार जाएगा, क्योंकि 500 का आधा 250, 10 का आधा 5, 250 5 255। अपन सीधा इस तरह का भी फंडा लगा सकते हैं यदि हमें गुणा भाग नहीं आते हैं, तो कम आते हैं तो। फिर इसमें 3 का जाएगा, 3 8 24, 1 5 15 हो गया, 3 पंजे 15 आ जाएगा। फिर 5 का जाएगा, फिर 17 का जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप प्रैक्टिस और रफ का काम है ये, आप इसे रफ में ही करना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएगा। इस तरह 92 के जब बात करेंगे तो 2 गुणा 23 आ जाएगा। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा गुणा भाग आना ज़रूरी है, क्योंकि अब 10वीं में अपन आपको गुणा भाग नहीं सिखा सकते। अब HCF की बात करें तो हमने बता था HCF है तो बड़ी संख्या, नाम तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसके अंदर मान आता है वो छोटा आता है, तो कम संख्या हमें लेनी पड़ती है। हमें एक लाइन को पकड़ लेंगे अपन। इसमें देखो 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, तो कम वाला एक बार आ गया। इसमें 3 एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो एक बार भी नहीं लेंगे। 5 इसमें एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो एक बार भी नहीं लेंगे। 17 इसमें एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो एक बार भी नहीं लेंगे। सिर्फ 2 आएगा एक बार, क्योंकि कम वाला लेना है हमें। तो HCF इसका सिर्फ 2 हो गया।
इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसकी बात करें एलसीएम में, एलसीएम के अंदर हमें सभी संख्याओं को लेना पड़ता है और ज़्यादा बार वाली, अगर दोनों के अंदर है तो ज़्यादा बार देखेंगे। यदि 3 संख्याओं का निकालें तो तीनों संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार वाला लेंगे। एचसीएफ में भी यही है, 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे कम बार वाला तीनों में देखेंगे अपन। तो यहाँ एलसीएम 2, इसमें 2 बार है तो 2 बार ले लिया, 3 एक बार आ गया, 5 भी आ गया, 23 भी आ गया, सब आ जाएंगे इसमें ढूंढ के, कोई नहीं छूटेगा चाहे कहीं भी हो। और इनका गुणा करेंगे तो 23,450 आ जाएगा। गुणा करने का तरीका है कि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब जो 4 आ गया उसका 3 से गुणा करेंगे 12। अब 12 जो आ गया उसका 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60। अब 60 का 23 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। अब हमें इसके जांच करनी है। जांच के लिए हम वही पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी 510 है, दूसरी संख्या 92 है, दोनों को गुणा में लिख दिया। इधर हमारा एचसीएफ का मान 2 है और एलसीएम का मान है 23,460 है। जब इस 510 का और 92 का गुणा करते हैं तो 46,920 आता है और इधर भी गुणा करते हैं तो 46,920 आता है। दोनों तरफ हमारे बराबर आ जाता है, यानी कि एलएचएस साइड और हमारी आरएचएस साइड है वो बराबर हो गई है। तो ये उत्तर की जांच हो गई है। इसका मतलब हमारा ये जो सवाल है बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अपन आगे जब चलते हैं तो ये 336 और 54 का दिया गया है। इसके अंदर अपन जब 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो अपने अभाज्य गुणनखंड के अंदर अपनाई गई थी। तो 2 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो बच्चों 2 का भाग इसमें हमने देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है और हमने वहाँ पर घात के रूप में लिखा था। हमने यहाँ पे सीधे ही घात के रूप में लिख दिया। आप इसे घात के रूप में लिख के नहीं लिख सकते तो अगर आप इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार भी लिख सकते हैं। पहले के सवालों में जो मैंने किया उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं ये यहाँ पर सीधा घात में इसलिए लिख दिया कि आपको वो पैटर्न भी पता रहे और ये भी पैटर्न भी पता रहे कि इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों पैटर्नों से मैंने सवाल किया है। तो 2 की घात के रूप में 4 बार लिख दिया, फिर 3 एक बार है, 7 एक बार है तो इसको लिख दिया। इसकी बात करें तो 2 एक बार है, 3 3 बार है तो 2 गुणा 3 की घात 3 हो गया। अब एचसीएफ करेंगे तो एक लाइन को पकड़ लेंगे अपन, किसी को भी पकड़ लें। अब इसमें 2 4 बार है, इसमें 1 बार है। यहाँ 2 की घात इसका मतलब 1 होता है, इसको अपन लगाते नहीं है। तो 2 की घात 1 है तो 2 एक बार आ गया कि कम वाला लेंगे एचसीएफ में। एचसीएफ का मतलब उल्टा, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब हमें कम लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब 3 इसके अंदर 1 बार है, इसमें 3 की पावर 3 है तो अपन 1 बार वाला लेंगे। इसमें 7 है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे 7 को। अब जो इसका जो एचसीएफ आएगा 2 गुणा 3 बराबर 6 आ गया। एलसीएम की बात करें तो सभी को लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाले को लेंगे। 2 की घात 4 बार बड़ी है, 3 की घात 3 बार ज़्यादा वाली है, 7 एक बार है तो ले लिया अपन ने। अब 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जब इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा। इसी तरह 3 की घात गुणा 3 लिखेंगे तो 3 की घात 3 गुणा यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा तो 3 3 9 और 9 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। और ये 7 इन जब सभी का गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा। फिर वही उत्तर की जांच करेंगे। पहली संख्या 336 गुणा में दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ का मान 6 और एलसीएम का मान 3024। दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। बराबर आने के बाद हमारी क्या होंगी, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बच्चों ये जो फॉर्मूला अपना दिया गया है इसकी मैं थोड़ी व्याख्या और करना चाहता हूँ। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। इन चारों में से यदि कोई भी 3 अगर आपको दे रखी हैं तो चौथे का मान आप इस फॉर्मूला बना के निकाल सकते हो। जैसे अपन को आपको दूसरी संख्या दे दी, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, तो पहली संख्या का मान कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला सीधी सी बात है, हमने पक्षांतरण विधि से देखा होगा कि किसी भी बराबर के इस तरफ की चीज़ को जब इधर ले जाएंगे तो वो संख्या यदि इसके गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगी। तो यदि ये लाइन याद है तो अपन ये 3 बाकी के 3 फॉर्मूले भी इजीली बना सकते हैं, तीनों चारों फॉर्मूले बना सकते हैं अपन। तो पहली संख्या के लिए हमें पता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे में दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो भाग में पहली संख्या हो जाएगी। पहली संख्या को यहाँ से हटा देंगे,
HCF का मान निकालेंगे तो यहाँ से LCM हट जाएगा, वो यहाँ इसके भाग में आ जाएगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में LCM। यदि मान लो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या न दे रखी और सीधा ये कह रखा हो कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो हम सीधा गुणनफल में LCM का भाग दे देंगे, क्योंकि दोनों को गुणा करके अपने को यहाँ पर दे दिया गया, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो अपन सीधा लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटे में LCM और उससे HCF आ जाएगा। यही प्रक्रिया अपन LCM में निकालेंगे, LCM करेंगे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में HCF हो जाएगा और वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो हमारे पास ये चार चीज़ें, इन चार चीज़ों में से कोई भी अगर यदि हमें तीन चीज़ दे दी जाती है और चौथी चीज़ निकलवाए तो हम इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं, बशर्ते हमें ये शुरुआत वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको रट ले, आगे तक काम आता है, कंपटीशन में भी ये खूब काम आता है। भाजकता के नियमों की जब बात करें अपन, तो भाजकता के नियम हमें 2, 3 और 5, इन तीन के तो कम से कम हमें याद होने ही चाहिए। अब हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है, उसमें तीन संख्याओं का जो LCM और HCF निकलवाया गया है, तो दो संख्याओं का तो हमें निकाल लिया, वही प्रक्रिया तीन संख्याओं की है। तो 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 15 के किए, 21 के किए। 2 गुणा 2, 2 2 बार है, 2 2 की पावर 3, 2 की घात 2 गुणा 3, 3 गुणा 5, 3 गुणा 7। HCF निकालेंगे तो पहले अपन 2 को देखेंगे, 2 की घात 2 पहले वाले में, दूसरे में नहीं है, तो दूसरे में ही नहीं हो, तीसरे में देखने की जरूरत नहीं है। जब दूसरे में नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है, और सबसे कम बार कौन सा है? एक बार है, तीनों में एक एक बार है, तो एक बार ये आ जाएगा। LCM की बात करें तो LCM के अंदर सभी को ढूंढ ढूंढ के ले लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बार वाला लेंगे। तो 2 की घात 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। इनका गुणा कर देंगे, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 4 थी 12, 12 5 60, और 60 का जब 7 से गुणा करते हैं 420 आ जाएगा। तो इन तीनों का जो HCF है वो 3 है, LCM है वो 420 है। यानी कि एक बार मैं फिर बता देता हूँ, HCF वो चीज़ है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिनका अपन HCF निकालते हैं, उन सभी को विभाजित करती है। यानी कि ये 3 है, ये 12 को भी विभाजित करेगी, 15 को भी करेगी, 21 को भी करेगी। ये बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे। LCM की बात करें तो यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाता है। 12 का भी भाग चला जाता है इसमें, 15 का भी इसमें चला जाता है, 21 का भी चला जाता है। नाम LCM है, बाकी ये बड़ी संख्या आ रही है मान के रूप में। तो उल्टा है, इसका इधर, इसका भाग इनमें जाता है, इसमें इनका भाग इनमें जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे जो क्या नाम है सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको, आएगा ये देखिए, 3 संख्याओं का ही है, इसके अंदर हमें HCF और LCM निकालना है। बहुत ईजी है, लेकिन इसके अंदर एक बात जो बताई गई है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों का जानना। जैसे 17, 23, 29, अब 17 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कोई नहीं होगा, 17 ही आएगा। 1 गुणा 17 अपन एक को लिखते नहीं, लेकिन यहाँ में थोड़ा समझने के लिए लिख रहे हैं। 23 का 1 गुणा 23, 29 का 1 गुणा 29। अब इनका HCF आप देखेंगे कि 17, 23, 29, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये तो नहीं लेंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ कोई HCF नहीं आएगा, कि 0 आएगा, नहीं, क्योंकि एक तो सभी संख्या के अंदर कॉमन होता है, तो एक इसका HCF आ जाएगा। तो जिन संख्याओं के अंदर कोई भी संख्या कॉमन यानी कि सर्वमान्य न हो तो उन सभी का गुणनखंड क्या होगा? 1 होता है। समझ गए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे की प्रश्नावली में काम आएगी। और ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का HCF 1 होता है, यानी कि उनके अंदर कोई भी सार्वमान्य गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड नहीं हो, तो क्या नाम है, उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य, समझ जाना बच्चों, सही लिखा नहीं जा रहा, इनको अपन सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को जरूर याद रखना, आगे की एक्सरसाइज में काम आएगी। वो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि उनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन होता है, और एक तो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। LCM की बात करेंगे तो LCM में सभी को ले लेंगे, 17 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा, 29 भी आ जाएगा, और सबका गुणा कर देंगे तो LCM हो जाएगा। इसके अंदर बात करें
8 9 25, तो 8 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 बनेगा, इसका 3 की घात 2 बनेगा, इसका 5 की घात 2 बनेगा। एक यहाँ पर अपने को नहीं लिखना था, लेकिन अपने समझाने के लिए, क्योंकि HCF आप कई बच्चे इसमें 0 कर देते हैं, तो 0 नहीं करना है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। और जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो कैसी संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना बच्चों, 8 के बराबर में 2 की घात 3 गुणा में 1 है, और यहाँ 9 बराबर 3 की घात 2 गुणा 1 है, 25 बराबर 5 की घात 2 गुणा 1 है, तो 1 कॉमन है इसके अंदर। LCM की बात करेंगे तो ये यूँ का यूँ आ जाएगा, और इनका मतलब 2 की घात 3 का मतलब 8 9 25 ये बन गया, और उनका LCM कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको आगे की एक्सरसाइज की आपके काम आएगी, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि किसी भी संख्या को जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आप देखिए यहाँ पे अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए 336 के, तो 2 आया, 3 आया, 7 आया। तो आप ये देखेंगे कि 336 है वो इस 2 से भी पूरा विभाजित होगा, इसका 3 का भी में भाग जाएगा, 7 में भी भाग जाएगा, यानी कि इधर जो संख्याएं आ रही हैं गुणा में, इन सब से ये पूरा पूरा विभाजित होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये आगे की उसमें काम आएंगी। आगे का जो सवाल है, अब इसकी बात करें 4 नंबर सवाल की। देखो अभी अपन ने 4 फॉर्मूले करवाए थे, उनके ऊपर आधारित है ये। HCF दे दिया, इसका मतलब है इन 2 संख्याओं का, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इनका HCF 9 है, HCF का मान 9 है, तो हमें LCM निकालना है किनका, 306 657 का, इन्हीं संख्याओं का। यानी कि हमें यहाँ पर HCF का मान दे दिया 9, LCM हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, तो हमें LCM निकालना है। तो LCM का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में HCF, तो 306 गुणा में 657, और HCF का मान 9 है, 9 का इसमें भाग दे देंगे। जब 306 में 9 का भाग देंगे तो आप देखेंगे बच्चों 9 की विभाजकता भी वही होती है जो 3 की तरह होती है। जैसे 3 में हमने अंकों को जोड़ा था, उसी तरह अपन 9 में भी 306 को यदि देख रहे हैं कि वो उसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे कि इसके अंकों को जोड़ देंगे। तो 3 0 और 6 को जोड़ेंगे, अंकों का योग 9 आया, तो 9 में यदि 9 का भाग चला जाता है तो इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। इसी तरह यदि इसमें भी देते आप 657 में, तो आप देखो 6 5 11 7 18 आ गया अंकों का योग। यदि 18 में 9 का भाग चला जाता है तो इस संख्या में भी आप 9 का भाग चला जाता है। तो 9 का भाग जब इसमें देंगे तो 3 में जाएगा नहीं, 3 के साथ 0 को लेंगे, 30 बन गया। 30 में 9 का भाग 3 बढ़ गया, 9 3 27। अब 27 को 30 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 के पास 6 उतारेंगे तो 36 बन गया। अब 36 में जब हम 9 का भाग देंगे, 9 चौके 36 4 बार जाएगा। अब 34 का जब गुणा करेंगे तो ये LCM के मान आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ काम आएगा। इस तरह के सवाल भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर का सवाल कई बार आ जाता है। इस बार आपका नया सिलेबस है, सिलेबस में 30% की कटौती की गई है, और ब्लूप्रिंट है वो बाद में जारी होगा। कौन सी एक्सरसाइज कितने नंबर की होगी अभी वो जारी नहीं हुआ है। हम यहाँ आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। बस आपको इस चैनल को स्टडी विद SK को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना है। बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर 5 है, देखिए क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 की घात ऐसी n का मान निकालना है कि उसका अपन गुणा करें। मान लें 3 कर दिया n का मान, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। लेकिन आप देखेंगे 6 गुणा 6 का जब गुणा करते हैं तो इसका जो गुणा आता है 6 6 36 हो गए। 36 को जो 6 से गुणा 36 तो 6 18 216 आता है। तो इसका इकाई का अंक 6। हमें ऐसी संख्या लानी है कि इकाई का अंक क्या हो, 0। तो इकाई का अंक 0 आएगा तो इसका मतलब किसी भी संख्या में जब इकाई का अंक 0 होता है तो उस इकाई का अंक यदि किसी भी संख्या में 0 हो, मान लो 520 है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें इकाई का अंक 0 है, तो आप ये देखिए उसमें 5 का भाग ज़रूर जाता है। तो यानी कि जब हम इसमें 6 के
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड 6 के जो क्या आते हैं 2 गुणा 3 आते हैं, यानी कि इसमें 6 में सिर्फ 2 का भाग जा सकता है, 3 का भाग जा सकता है, 5 का भाग नहीं जाता है। तो 5 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब 6 की ऐसी कोई घात नहीं मिलेगी, n का ऐसा कोई मान नहीं मिलेगा जिसके लिए ये इसका अंक 0 पर समाप्त हो जाए। तो ये भाषा है, इस भाषा को थोड़ा ध्यान दे लेना कि जब 6 की घात n, और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नहीं होता है उसमें। और जब 6 के ऊपर कोई भी घात लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 6 7 8 अनंत तक लगाएं, तो ऐसी संख्या जब उसको हल करें तो उसका मान ऐसा आना चाहिए कि उसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। तो ऐसा कोई भी n का मान हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए, क्योंकि अगर 0 आएगा तो इसके गुणनखंड में 5 होना ज़रूरी था, तो इसके गुणनखंड में अपन देखते हैं 5 नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी n के किसी भी मान के लिए। ठीक है, तो आप इस भाषा को थोड़ा सा देख लेना, रट लेना, समझा मैंने आपको दिया, समझाने का ही प्रश्न था ये। आगे सवाल देखो, ये भी समझाने का ही है, हालांकि परीक्षा में बहुत कम चांस होता है, प्रश्न नंबर 5 का, प्रश्न नंबर 6 का परीक्षा में आने के बहुत कम चांस रहते हैं। यहाँ बच्चों क्या है, सही की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ। 2 सवाल हैं और हमें बताना है भाज्य संख्याएँ। हम जानते हैं बच्चों कि भाज्य संख्या वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी यदि अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, विभाजित होने का मतलब होता है उनमें पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 आए, तो वो संख्याएं भाज्य होती है। यदि वो सिर्फ 1 से कट रही हैं, 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, अभी अपन ने बताया था, और स्वयं में सभी संख्याओं का भाग जाता है। इसके अलावा यदि वो किसी संख्या से नहीं विभाजित होती हैं तो वो अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। अपन आप देखेंगे, पहला सवाल है 7 गुणा 13 गुणा 13, यहाँ पूरा एक मान है, इसके बाद ये 13 दूसरा मान है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरी एक संख्या है। अब यहाँ से 13 और यहाँ भी 13 दोनों में कॉमन आ जाता है, तो यहाँ क्या बच गया, 7 गुणा 11 बच गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 13 की जगह बाहर आ गया 13, तो 13 की जगह क्या बच गया, 13 एकम 13, 1 बच गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 13 गुणा 1 तो है, तो 13 बाहर चला गया, 1 बच गया, 0 नहीं बचेगा, गलती मत करना। तो अपन कह सकते हैं कि इस संख्या में 13 फैक्टर बन गया, इसका गुणनखंड बन गया, तो इसका मतलब ये 13 से ये संख्या जो भी इसका मान निकालेंगे वो 13 से विभाजित हो जाएगी, और जब 13 से विभाजित हो गया इसका मतलब वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। वही बात इसमें है, ये यहाँ से यहाँ तक अपन देखेंगे पूरी एक संख्या है, उसके बाद ये अलग है, इसमें से 5 है, इसमें 5 है, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 हट गया, यहाँ प्लस आ गया, 5 हट गया तो यहाँ 0 नहीं आएगा, क्योंकि 5 एकम 5, 1 आएगा, क्योंकि जब हम वापस जब इसका गुणा इससे करते हैं, इसका जब गुणा इनसे करेंगे, इसका गुणा इससे भी करेंगे, तो ये ऊपर वाला ही आ जाना चाहिए, तो 0 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 एकम 5 से 5 आएगा, तो इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ 5 एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहा है, 5 गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, तो यह एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के अंदर एक और वो स्वयं संख्या ही प्राप्त होती है, जैसे अभी अपन ने पिछले सवालों में देखा था 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 प्राप्त हो रहे थे, वो अभाज्य संख्याएं थी। आगे बच्चों, तो ये सिंपल सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, हमें 13 और 5 को कॉमन ले लेना था और ये भाषाएं लिख देनी थी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये सवाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह के सवाल कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब बेटा देखो ये क्या दे रखा है, एक खेल मैदान है और वर्ताकार है, कैसा है वो, गोल है, वर्ताकार है।
अब इस तरह का वर्ताकार मैदान है, थोड़ा ये वर्त बन नहीं रहा तो मैं अलग से बनाता हूँ आपके लिए। ये वर्ताकार मैदान, ठीक है। तो अब आपको एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो बच्चों इसमें क्या था, यहाँ कोई है, कौन है ये, इसका सोनिया, और यहाँ से चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और यहीं से चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब एक धीरे धीरे चल रहा है, 18 मिनट में ज़्यादा समय ले रहा है तो इसका मतलब धीरे चल रहा है, 12 मिनट वाला है वो जल्दी चल रहा है। तो यहाँ आने में यदि दोनों साथ चलना समय क्या करते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, तो 18 मिनट वाला तो मान लो यहाँ रह जाएगा और 12 मिनट वाला यहाँ पहुँच जाएगा, अगले चक्कर में ये यहाँ रह जाएगा और वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरह की सिस्टम उनका बिगड़ जाएगा। तो हमें बताना है कब, कितने समय बाद वो दोनों वापस यहाँ एक साथ मिलेंगे, कितने चक्करों के बाद या कितने समय बाद पूछा है। तो ऐसे सवाल जब भी पूछे जाते हैं उन सवालों में हम सिर्फ एलसीएम ही फाइंड आउट करते हैं। इस तरह का सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी स्कूल की बेल 18 मिनट के बाद लगती है, फिर 12 मिनट के बाद लगती है दूसरी बेल। यदि वो मान लिया एक बार एक साथ बजी, फिर वो बाद में कब एक साथ बजेंगी, 2 बेल हो सकती हैं, 3 बेल हो सकती हैं। तो ऐसी सभी संख्याओं का हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे 18 का हमने एलसीएम ज्ञात किया तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 3 की घात 2, 12 का है 2 गुणा 2 गुणा में 3। अब इनका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एलसीएम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाला लेना पड़ता है। तो 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है तो 2 बार ले लिया, 3 इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है तो ज़्यादा वाला 3 की घात 2 ले लिया। 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, तो 9 चौक 36, यानी कि 36। अब ये मिनट में है तो ये मिनट आ गया, यहाँ सेकंड होता तो यहाँ सेकंड आता है, यहाँ घंटे होता तो घंटे आ जाता है। तो ये मिनट में है तो ये 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद दोबारा से वो दोनों सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अगर मान लो ये आ जाता 90 मिनट तो हम कर देते हैं कि 1 घंटा 30 मिनट में ये मिलेंगे, जो कि 60 मिनट का 1 घंटा हो गया और 30 मिनट और बच गई। इस तरह से अपन घंटे में भी परिवर्तित कर सकते थे। अगर ये सेकंड होती तो हम 36 सेकंड लिख देते। तो इस तरह से ये बच्चों आपका सवाल आपका हो गया है। अब उदाहरण है इसके, क्योंकि बच्चों उदाहरण भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी एक्सरसाइज होती है। उदाहरणों में से भी बहुत से सवाल, 40% सवाल हैं वो उदाहरण में से ही पूछे जाते हैं। तो ये उदाहरण कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 96 का एलसीएम करेंगे तो 2 का भाग देंगे 48 आएगा, 48 के बाद इसका भाग देंगे तो 24 आ जाएगा, 24 में फिर 2 का भाग देंगे 12 आ जाएगा। इस तरह से ये अपन प्रक्रिया अपने इजीली कर सकते हैं, हमें आती है। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं या 22 कर देते हैं, 202 नहीं करते। जबकि बच्चों मैंने बता रखा है अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो 2 तरीके हैं, या तो आप इस 2 को और यहाँ जो संख्या आई है उसको गुणा करके देख लो तो ये वाली संख्या आ जानी चाहिए। दूसरा हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें पता है ऊपर वाली संख्या का ये जस्ट आधा होगा, तो 404 का आधा क्या होगा 202। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 2 का भाग फिर देंगे तो 202 का आधा क्या होगा 101। तो हमें उससे ये कन्फ्यूजन मिट जाता है कि 0 आएगा या नहीं आएगा। यहाँ जनरली बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये हमने अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में लिख दी, ये लिख दिए। अब एचसीएफ को हमने बता दिया, नाम बड़ा है, पावर इसकी कम वाली लेंगे। 2 की घात 2 है, 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 कम वाला आएगा। इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं होती है, एक लाइन को पकड़ लेते हैं इसमें।
अब हमें देखिए यहाँ पर ये जो बताया गया है सवाल में, यहाँ अगर इसे एलसीएम भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलवाना होता तो यहीं पर ही कह देता कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ इसने कहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें एलसीएम के लिए यहाँ पर फॉर्मूले वाला लगाना पड़ेगा, एचसीएफ को काम में लेते हुए उसका एलसीएम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, और एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 पहली संख्या है गुणा में 404 दूसरी संख्या है भाग में 4। जब 4 का भाग देंगे तो 101 आएगा। थोड़ा सा केयरफुली देना, कहीं 11 मत कर देना वरना गलती होने की संभावना रहेगी। अब 96 को 101 से गुणा करेंगे तो 9696 आ जाएगा। इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट माना गया है। 2 बातें इसके अंदर हैं, ये वाली बात ज़रूर करना बच्चों। यदि आप वैसे करते तो एग्जामिनर नंबर काटने का हकदार हो जाता है। हमें इसी तरीके से इसको करना है। आगे जो एग्जाम्पल दे रखा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो फॉर्मूले जो लगते हैं, ये जो फॉर्मूले लगते हैं ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही होते हैं। 3 संख्याओं के लिए या उससे ज़्यादा संख्याओं के लिए, 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला नहीं होता है। 2 से अधिक संख्याओं के लिए हमें जो अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ निकालने पड़ते हैं वो इसी प्रक्रिया से निकालने पड़ते हैं, उसमें फॉर्मूला नहीं लगता है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 72 के कर लिए, 120 के कर लिए। उनको घात के रूप में भी लिख लिया अपन ने। एचसीएफ में छोटी वाली घात सबसे कम 2 बार, 1 बार वाली घात है, फिर 3 1 बार वाली है, फिर अपन नहीं लेंगे, देख लेंगे इसमें कुछ नहीं है तो 2 तिया 6। इसके अंदर सारे चुन चुन के लेंगे, 2 की घात और बड़ी बड़ी वाली लेंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 भी है तो 5 को भी लेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 9, 5 का मतलब 5, 2 की घात 2 का मतलब 6 कर जाते हैं बच्चे, ये भी गलती करते हैं। लेकिन हमें गुणा जब करते हैं तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसलिए ध्यान रखना 3 की घात 3 को भी 6 कर देते हैं तो 3 गुणा 3 करना है, 3 3 9 करना है। ये गलतियाँ छोटी छोटी माइनर हम बच्चे कर देते हैं और जल्दबाजी में हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है। 9 8 है 72, 72 का गुणा 5 से करना है। इन दोनों का गुणा होने के बाद जो संख्या आती है उसका अगली संख्या से अपन गुणा करते हैं, तो ये 360 आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल हो गया। अब ये भाज्य और अभाज्य संख्याएँ थी जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर ख़त्म हो गई। बच्चों यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्टडी विद SK, और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।